कभी कभी हम कहते हैं ना कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या ये सबसे बड़ा झूठ होता है? हम जहाँ पर फिजिकल हेल्थ की चर्चा कहीं ज्यादा करते हैं, मेंटल हेल्थ शायद कहीं पीछे छूट जाता है। स्ट्रेस इज द न्यू नॉर्मल टुडे। स्ट्रेस हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, तो उसके साथ जीना और उसका सामना करना दोनों ही हमें सीखना पड़ेगा। जब भी उनको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें नींद की दवा दे देंगे। अगर हम साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो वो जब उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, तो जो बीमारी है, जो सिम्टम्स है, उनके अकॉर्डिंगली दवाई दी जाती है। तो सब आपको कहीं लगता है कि हम खुलकर मुस्कुराना भूल गए हैं? हमें खुद को खुश रखना अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हाँ मैं ठीक हूं, क्या ये सबसे बड़ा झूठ होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वही छुपा होता है जहां सबसे ज्यादा चेहरे पर हंसी होती है। हर बार जब कोई पूछता है ना कि क्या आप ठीक हैं, हम मुस्कुराकर कह देते हैं हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कितना कुछ चलता है। हम सब स्ट्रांग दिखने की कोशिश तो करते हैं, पर काश कोई ऐसा हो जाए कि इस खामोशी को भी सुन ले, पूछे कि बता क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा कहने वाले लोग कि मैं ठीक हूं, वही सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने शरीर का तो ख्याल रखते हैं, पर अक्सर अपने मन को भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, एक ऐसा विषय जिसे हमारे समाज में आज भी पूरी तरीके से स्वीकारा नहीं किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका तनाव, आपकी नींद की कमी या आपका लगातार उदास रहना सिर्फ एक मूड नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। और आज ये पूछने के लिए कि क्या हम ठीक हैं, बताने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा, बहुत बहुत स्वागत है। आप मनोवैज्ञानिक हैं एम्स के साथ और कई सालों से एम्स के साथ जुड़े हुए हैं। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसी से कि हम शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल तो रख लेते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये दिखता है। वो जो दिखता नहीं है वो है मानसिक स्वास्थ्य। उसका ख्याल रखना हम क्यों भूले जा रहे हैं? देखिए, अगर हम हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों से कनेक्टेड है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होगी तो उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ और वेलबींग पर भी दिखाई देगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम जहाँ पर फिजिकल हेल्थ की चर्चा कहीं ज्यादा करते हैं, मेंटल हेल्थ शायद कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन उसके बारे में बात करना और उसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम असल में रख पा रहे हैं? क्योंकि हम हर समय तो स्ट्रेस में हैं। क्या हर उम्र के वर्ग में ये स्ट्रेस नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? और क्या स्ट्रेस इज द न्यू नॉर्मल टुडे? आपने सही कहा। स्ट्रेस को मैं ये कहूँगा कि वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि स्ट्रेस जिन कारणों से होता है, स्ट्रेसर जिन्हें हम बुलाते हैं, वो हमारे चारों ओर है। चाहे वो घर है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, चाहे काम की जगह है। हम स्ट्रेसर से दूर नहीं रह सकते हैं, उनसे अछूते नहीं रह सकते हैं। तो जहाँ स्ट्रेसर्स होंगे वहाँ स्ट्रेस भी होगा। तो उस मायने में स्ट्रेस हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी है, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, तो उसके साथ जीना और उसका सामना करना दोनों ही हमें सीखना पड़ेगा और इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, चर्चा करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं और जब हम एक नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, लेकिन कब ये स्ट्रेस एक क्लिनिकल प्रॉब्लम बन जाता है? देखिए, स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है कि वो स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि वो हमें मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। जैसे कि किसी बच्चे की परीक्षा आ रही है, एग्जाम्स आ रहे हैं और उसे स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस उसे मोटिवेट कर रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन जब वो स्ट्रेस हमारी क्षमताओं से परे चला जाए, वो इतना बढ़ जाए कि हम उसका सामना ना कर पाए, या हमें इतना बुरा या उदास फील होने लगे कि हमें खुद को लेकर ग्लानि की भावना आने लगे, या हमारी दिनचर्या पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े और हमारे कामकाज पर भी उसका बुरा असर दिखने लगे, तब वो स्ट्रेस हमारी क्षमताओं से आगे चला गया है और वो डिस्ट्रेस बन गया है। और उसे पहचान कर उसे सही करना बड़ा जरूरी है। आंकड़े क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? क्या ऐसा लग रहा है कि हर भारतीय आज किसी न किसी रूप में स्ट्रेस से ग्रस्त है? स्ट्रेस हम सबके जीवन का हिस्सा है, तो कोई भी इससे अछूता होगा ये मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात करें तो वहां पर अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं हमारे देश में देखने को आती हैं। जो सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो है डिप्रेशन और एंजाइटी।
जिन्हें हम कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके अलावा एडिक्शन से रिलेटेड समस्याएं जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, जो बाकी नशे हैं वो भी काफी देखने में मिलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में कुछ खास बीमारियां हैं जो देखने को आती हैं, जैसे एडीएचडी या ऑटिज्म। और अगर हम एल्डरली की बात करें तो डिमेंशिया या मेमोरी रिलेटेड इश्यूज भी देखने को आते हैं। तो अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। उन्हें पहचान कर उनका उपचार और इलाज करना बड़ा जरूरी है। जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये एंजाइटी की बात करनी भी यहाँ बड़ी जरूरी है। समझ नहीं आता इसके बीच अंतर क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, स्ट्रेस बेसिकली हमारे बॉडी की रिएक्शन है एक स्ट्रेसर को लेकर। वो फिजियोलॉजिकल होती है। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। वो कॉग्निटिव भी होती है जिसमें हमारी सोच में कुछ बदलाव आते हैं, तथा वो फिजिकल भी हो सकते हैं जिससे हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एंजाइटी अगर हम बात करें तो एंजाइटी एक खास तरह का मानसिक रोग है जिसमें जो मुख्य लक्षण है वो एंजाइटी के होते हैं। जैसे मन में चिंता का भाव रहना, घबराहट की फीलिंग आना, हमारे जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाना, गला सूखना, सांस लेने में समस्या होना। तो इन लक्षणों को जब हम मेनली देखते हैं तो उन तरह के रोगों को हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। हाँ, इसके साथ ये भी बात करनी जरूरी है कि कभी कभी हम बहुत उदास रहते हैं। ये उदासी क्या स्ट्रेस का एक कारण है या कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है? देखिए, उदासी स्ट्रेस का एक कॉन्सिक्वेंस हो सकती है। जब स्ट्रेस हमारी क्षमताओं से बढ़ जाता है, जब उसे मैनेज हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी माइंड उसको रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन डिप्रेशन के रूप में हो सकती है। डिप्रेशन स्ट्रेस का एक आउटकम है उस मायने में। लेकिन वो डिप्रेशन अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है तो उसको डायग्नोज कर ट्रीट करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि स्ट्रेस तो शायद हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन आ गया है तो उसका उचित उपाय होना बड़ा जरूरी है। उसके इलाज को ध्यान देना, इलाज सही तरीके से करना और इलाज पूरा लेना वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप से जाएगा ऐसा बड़ा कम हो पाता है। इसके साथ साथ जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो दूसरे एस्पेक्ट्स की बात भी कर लेते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। वो है कभी कभी हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। ये पैनिक अटैक क्या होता है? देखिए, पैनिक अटैक एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। पैनिक अटैक में जो व्यक्ति है वो इस समय इस क्षण बिल्कुल सही है, लेकिन अगले ही क्षण उसको बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि शायद उनकी प्राण चले जाएंगे या उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। तो एंजाइटी बड़ी इंटेंस, बड़ी सीवियर, लेकिन कुछ समय तक रहती है। उसके बाद वो एंजाइटी धीरे धीरे ठीक हो जाती है कुछ मिनटों के बाद, और वो व्यक्ति फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि एंजाइटी अचानक से आ जाती है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं ऐसा फिर कब होगा। तो पैनिक अटैक में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जब हम पैनिक अटैक की बात करते हैं तो हम हैबिट्स की भी बात करते हैं। एक हैबिट हमारे अंदर ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हमारी रोजमर्रा की हैबिट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसऑर्डर भी हो सकती है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? देखिए, ओसीडी में जो मेन इशू है वो ये है कि जो हमारे नॉर्मल थॉट्स हैं या जो नॉर्मल एक्शंस हैं वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं, अपनी चिंता को लेकर, दूसरों की चिंता को लेकर, या कभी कभी परेशान करने वाले विचार भी आते हैं। आमतौर पे हम अपने विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन ओसीडी में ये विचार हम चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं और बार बार वो हमारे माइंड में इंट्रूसिव बनकर आते हैं, जिसके चलते हम डिस्ट्रेस में फील करते हैं। कुछ लोगों में ऑब्सेशंस के साथ साथ कंपल्शंस भी आ जाते हैं, जिसके चलते वो कुछ एक्टिविटीज बार बार करने लगते हैं, जैसे हाथ बार बार धोना, या लॉक्स को बार बार चेक करना, या गैस स्टोव की नॉब को बार बार चेक करना। और बार बार करने के बाद भी तसल्ली नहीं होती है। तो जब ये तसल्ली नहीं होती है और इसके चलते हमारे जो दैनिक कार्य हैं उन पर बुरा असर पड़ने लगता है, तो उसे हम ओसीडी का नाम देते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब तकनीक की भी यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम आज एडिक्टिव हैं मोबाइल फोन्स पर, स्क्रीन्स पर, और कई बार ऐसा लगता है कि इसके बिना गुजारा भी नहीं है। लेकिन तकनीक कितनी हावी हो रही है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर? देखिए, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज के दिन अगर हम मोबाइल डिवाइसेस की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो इनके बिना जीवन की परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह जानना भी बड़ा जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे आसपास जो इस टेक्नोलॉजी का जरूरत से ज्यादा या गलत तरह से उपयोग करते हैं और उसके चलते एडिक्शन का सामना करना पड़ता है। जैसे इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, ये कुछ ऐसे विकार हैं जिनमें एडिक्शन एक खास बिहेवियर को लेकर होता है। तो अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में माइंडफुल होना बड़ा जरूरी है। टेक्नोलॉजी का सही कार्य से
सही इंटेंशन से और सही समय के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उपयोग हमें एडिक्शन की ओर ले जा सकता है। लेकिन आपको लगता है डॉक्टर साहब की तकनीक ने हमें सोशल सर्कल से ही बिल्कुल डिटैच कर कर रख दिया है? हम पूरे परिवार में साथ बैठे हैं, साथ खा रहे हैं, सब साथ बैठे हैं, लेकिन सबके हाथ में आज मोबाइल है। तो एक अलग प्रकार का ये अकेलापन कहा जाए? बिल्कुल सही है। लोग आजकल फिजिकल स्पेस में होते हुए भी फिजिकल स्पेस में नहीं होते हैं, वो डिजिटल स्पेस में रहते हैं। कहने को तो आपके साथ कोई बैठा है, लेकिन आप अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, तो आप उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने डिवाइसेज़ के उपयोग को इस तरह से सुनिश्चित करें कि वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में इंटरफेयर ना करें, बल्कि उनको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करें। इसके साथ-साथ जब हम तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत एडिक्टिव हैं स्क्रीन को लेकर, और कई-कई बार पढ़ाई भी करनी पड़ती है उनको स्क्रीन से लेकर। क्या ये तकनीक इन बच्चों पर भी हावी हो रही है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट कर रही है? बच्चे इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट अंतर है वो समझना ज़रूरी है कि स्क्रीन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो किस कार्य से उसका इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने बात की ऑनलाइन क्लासेस या पढ़ाई के लिए डिवाइसेस का इस्तेमाल करना, वो डिवाइसेस का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट या लेजर के लिए करने से बड़ा अलग है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जब डिवाइसेस या स्क्रीन टाइम की हम उनकी चर्चा करें, तो किस मंशा से या किस कारण से वो इसका उपयोग करते हैं, उस पर ध्यान दें। पढ़ाई के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल करना सही है, लेकिन अगर हम बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन देख रहे हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट और लेजर के लिए, तो उसमें थोड़ा-सा हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके साथ जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कई आजकल स्लैंग्स भी आ गई हैं, जैसे कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फिर साइबर बुलिंग। ये भी कुछ ऐसे न्यू ट्रेंड्स कहा जाए या नई चीजें उभर कर आ रही हैं जो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों पर अफेक्ट कर रही हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन। साइबर बुलिंग में जैसा पहले हम बुलिंग की बात करते थे, जिसमें फिजिकल स्पेस में आमने-सामने किसी को बुली करता था कोई और वो परेशान होता था। साइबर बुलिंग में आपको एक-दूसरे के सामने होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से एक-दूसरे को इस तरह से जुड़ते हैं कि उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव तरीके से दूसरे व्यक्ति पर दिखाई देता है। तो साइबर बुलिंग आज के दिन एक बड़ी समस्या है। इसके साथ-साथ डॉक्टर साहब आजकल क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम सबके अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन उस प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम कुछ पोस्ट करते हैं, तो हमें दूसरों की वैलिडेशन आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। लाइक्स नहीं मिले या फिर हमारे उस पोस्ट पर कोई कमेंट्स नहीं आए, तो क्या तब भी स्ट्रेस होने लगता है? बिल्कुल। जहाँ सोशल मीडिया हमें एक-दूसरे से जुड़ने में मदद करता है, हमें अपनी बात औरों के सामने रखने का एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, वहीं अगर हम सोशल मीडिया को एक यार्डस्टिक बना लें अपनी वैलिडिटी या अपने वर्थ को असेस करने के लिए, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि किसी दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, लक्ष्य तय है, नहीं है, लेकिन हम एक रैट रेस में फँस चुके हैं और पूरी दुनिया इसके पीछे कहीं न कहीं भाग रही है, और वही कहीं न कहीं हमें तनाव का एक कारण भी बन रहा है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि मन की शांति आखिरकार है कहाँ? गरीब देखो तो अशांत है, अमीर से अमीर देखो तो अशांत है। सही बात है। जीवन में देखिए लक्ष्य होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हम अचीव कर सकें, जो हमारी क्षमताओं में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जीवन बिल्कुल दिशाहीन हो और हम किसी भी तरफ आगे बढ़ जाएँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए, जो हमें वो प्रदान करे जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं इसकी भी पैमाने अलग-अलग हो सकते हैं। हमारे अलग-अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं, अलग-अलग गोल्स हो सकते हैं, लेकिन वो गोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो हमारे मन की शांति को हटा दें। वो गोल्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाएँ, हमारे हेल्थ, वेलनेस, वेल-बीइंग को इम्प्रूव करें। तो अब आस-पास की दुनिया से जुड़कर रहना, अपनी क्षमताओं को, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना, और फिर उन रिसोर्सेज को भी पहचानना जो हमारे पास हैं, और फिर उन सबको जोड़कर वो डायरेक्शन तय करना कि हमें कहाँ जाना है और कितनी दूर जाना है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ जिस रैट रेस में हम भागे जा रहे हैं डॉक्टर साहब, हम कहीं न कहीं परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। इस परफेक्शनिज़्म में भी कहीं मानसिक तनाव छुपा हुआ है? देखिए, परफेक्शन अपने आप में बुरा नहीं है। कोई भी काम अच्छे से अगर किया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन परफेक्शन क्या है? परफेक्शन मेरी समझ में, मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं अपने को हर रोज़ इम्प्रूव करूँ, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर मेरे परफेक्शन की परिभाषा है कि जो मेरे साथ है, जो मुझसे दूर कहीं बैठ के कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों इतना कर पा रहा है, अगर वो कंपैरिजन मेरा परफेक्शन है तो वो सही नहीं है। हमें अपना 100% अचीव करना ज़रूर चाहिए। अपने 100% को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन औरों से कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो परफेक्शन नहीं है, फिर वो एक इस तरह का कॉम्पिटिशन है जो अनहेल्दी है, जो आपके स्वास्थ्य पर डेफिनिटली बुरा असर डालेगा। इसके साथ-साथ बात यहाँ एडिक्शन की करनी भी ज़रूरी है, लत। कई युवाओं को आज कुछ अनचाही चीज़ों की लत लग गई है, फिर चाहे वो अल्कोहल हो, सब्सटेंस अब्यूज़ हो, और इससे जुड़ा भी एक मानसिक तनाव बहुत बड़े स्केल पर जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर हम एडिक्शन की बात करें तो कई तरह के एडिक्शन हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी और भी ड्रग्स हैं जो हमारे युवा खास तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। इन नशीले पदार्थों को कभी-कभी युवा ये सोचकर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि शायद इनसे हमारे जीवन के स्ट्रेस को हम मैनेज कर पाएँगे। लेकिन ये स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके नहीं हैं, ये स्ट्रेस बढ़ाने के तरीके हैं, क्योंकि इवेंचुअली एक ना एक दिन इनको लेकर प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत से लोगों की फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल कंसर्न्स रहते हैं। तो एडिक्शंस और नशीले पदार्थों के उपयोग से दूर रखना खुद को बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी के एडिक्शन को भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का एडिक्शन भी बाकी एडिक्शंस की तरह आज के समय में बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल, इसके साथ-साथ एक और बड़ी समस्या है, और वो है नींद की समस्या। नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, और नींद ना आना कितना बड़ा स्ट्रेस का कारण बन सकता है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अफेक्ट कर सकता है, और कितने घंटे की पर्याप्त नींद जरूरी है? देखिए, नींद एक फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। हम सभी को नींद की ज़रूरत है, क्योंकि नींद में हमारा माइंड, हमारी बॉडी रिस्टोर करती है खुद को और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करती है। तो अगर नींद में कमी हो तो उसके कई तरह के दुष्प्रभाव देखने में आते हैं। ये स्ट्रेस का कारण भी बन सकते हैं और ये स्ट्रेस का कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो अलग-अलग आयु वर्ग में नींद की जो ड्यूरेशन है वो अलग-अलग रहती है। जैसे छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, फिर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हमारी नींद की रिक्वायरमेंट घट जाती है। एडल्ट्स आमतौर पे 6 से 8 घंटे के बीच में सोते हैं, और फिर जब हमारी एज 60 से ज़्यादा होती है तो फिर थोड़ी नींद की रिक्वायरमेंट घट जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो हम नींद लें वो बड़ी रिफ्रेशिंग होनी चाहिए, वो बड़ी रिस्टोरेटिव होनी चाहिए। उसको पूरा करने के बाद हमें पॉजिटिव फील करना चाहिए। तो नींद का पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। समय पर सोना, समय पर उठना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। कब ये समस्या एक क्लिनिकल प्रॉब्लम का रूप ले लेती है, और कब ये ज़रूरत होती है कि अब आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की मदद लें? देखिए, स्ट्रेस की जब हमने चर्चा की तो हमने बात की कि स्ट्रेस हम सबके जीवन का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। दिन के ज़्यादातर स्ट्रेसर्स को हम खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रेस इस तरह से दिखाई दे कि उसका सामना हम अब नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी कोपिंग एबिलिटी से परे चला गया है, हमारा मूड इतना परेशान रहने लगा है, हम इतने दुखी रहने लगे हैं कि अब हम खुश नहीं रहते हैं, या हमारे मन में लाइफ को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग आती है, कभी-कभी खुद को नुकसान पहुंचाने के भी विचार आते हैं, और ये विचार इतने बढ़ जाते हैं कि इसके चलते जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा है, या हम इतना डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं कि हमें हर समय परेशानी रहती है। तो जब ये परेशानियां उस स्तर तक पहुंच जाएं, तो उस समय हमें एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट से मिलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन सिम्टम्स को पहचान कर, इनको डायग्नोज कर इनका इलाज करना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स मेंटेन रहती हैं बड़े लंबे समय तक। जब आपने कहा कि कभी-कभी मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, ये भी आजकल बहुत बढ़ गया है। ये जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत ऐसे युवा हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको ये काउंसल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई सुसाइडल थॉट्स किसी भी व्यक्ति के मन में आ रहे हैं तो उस पर कंट्रोल करना कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले तो जीवन को लेके जो हमारा नज़रिया है उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। हमें हर रोज़ अलग-अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा जीवन आज के चैलेंज से कहीं बड़ा है। चैलेंजेस रोज़ आएँगे, कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि वो हमारे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए।
ऐसे भी दिन आएंगे जब हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना हम करना चाहते हैं, ऐसे भी दिन आएंगे जब हमें बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हमारा जो ओवरऑल लाइफ का गोल है, जो एम है, उसको दिमाग में रखना जरूरी है। तो आज जो सेटबैक मुझे मिला उसके चलते मैं आगे ना बढ़ूं, ये सोच मन में नहीं आने देनी चाहिए। अगर इस तरह के थॉट्स मन में आते हैं तो किसी से शेयर करना चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति से जिससे हम बात करना अच्छा लगता है उससे हमें बात करनी चाहिए। और अगर हमें इस तरह के विचार अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड में दिखाई दें तो हमें उन्हें जरूर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर जाना चाहिए ताकि समय रहते उनकी मदद की जा सके। आप यहाँ कह रहे हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर आना जाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस कैसे आए? क्योंकि आज भी बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इसके साथ कि अगर मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ पर कोई असर पड़ रहा है तो उसको एक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है, आज भी मेंटल इलनेस को पागलपन की तरह ही माना जाता है। सही कह रहे हैं आप कि पिछले कुछ वर्षों में जरूर बदलाव आया है, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। हमें समझना है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। जैसे हमारे शरीर में परेशानियां आती हैं, कभी कोई दर्द होता है, कभी चोट लगती है, कभी बुखार आता है, कभी सर दर्द होता है, इसी तरह से हमारे माइंड में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, कभी प्रॉब्लम्स कम होती हैं, कभी ज्यादा होती हैं। तो अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो इससे हमारे जीवन पर बहुत तरह के दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो ये एक्सेप्टेंस हमें लानी ही होगी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें खुश रहना है, अपने लिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए हमें अपने जीवन में अच्छा करना है, तो जब भी परेशानी आएगी उसको एक्सेप्ट करके उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी ही होगी। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये ऐसी बीमारियां नहीं हैं जो कुछ चुनिंदा लोगों को ही होती हैं, किसी भी व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस बारे में हम सभी को एक्सेप्टेंस जरूर लानी होगी कि जब भी प्रॉब्लम आए we will accept it and seek help for it। इसके साथ साथ एक और बड़ी भ्रांति ये है कि जब भी उनको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें नींद की दवा दे देंगे। क्या ये सच्चाई है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो वो जब उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, तो जो बीमारी है, जो सिम्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली दवाई दी जाती है। वो सिम्टम्स एंजाइटी के हैं तो दवाई एंजाइटी को ठीक करने के लिए दी जाएगी, वो एडिक्शन के हैं तो एडिक्शन को ठीक करने के लिए दी जाएगी। इसी तरह से जब हम साइकोथेरेपीज की बात करें तो बहुत सारी काउंसलिंग की टेक्निक्स हैं जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है जी। तो वो उपचार के तरीके भी हैं। तो इस ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि मानसिक बीमारियों का इलाज नींद की गोलियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ आपने थेरेपी की भी बात यहाँ डॉक्टर साहब की, थेरेपी की बात जब लोग करते हैं तो लोगों को ज्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं। थेरेपी की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये जो गम हम बांटने के लिए जा रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, वो गम तो मेरा है, वो दूसरा है, कोई डॉक्टर या इंसान कैसे समझ सकता है उसको? देखिए, जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, तो उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है ये समझना कि जो बीमारी किसी व्यक्ति में जब आती है तो जब उस बीमारी से गुजरते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है, ये बीमारी किस किस तरह के विचार या किस किस तरह के भाव लोगों के मन में लाती है, इसे हम एम्पैथाइज करना बोलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लोगों को समझना है, कैसे उनकी जगह ना होते हुए भी ये भाव समझ पाना है कि वो किस स्थिति में है। तो वो आपकी सिचुएशन जरूर समझ पाएंगे क्योंकि उनको ट्रेनिंग इस बात की दी गई है और अपने बहुत सारे प्रोफेशनल ईयर्स में ऐसे बहुत से और पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं। तो जब भी आप उनसे अपने दुखों को साझा करेंगे तो जरूर आपको समझेंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, आपको कहीं लगता है कि हम खुलकर मुस्कुराना भूल गए हैं और खुल के मुस्कुराने के लिए हम कई माध्यमों का सहारा ले रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति खुश तो रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो खुश रहने के लिए जो प्रयास करने की जरूरत है वहां शायद हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हमें खुद को खुश रखना अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम उन मोमेंट्स का वेट करें जो हमें खुशी दें, हमें खुद को खुश करने वाले मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कई तरीके से किए जा सकते हैं, अपने स्तर पर, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो क्या इसमें डाइट भी एक मेजर रोल निभाती है? देखिए, डाइट हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है। हमें न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाना बड़ा जरूरी है। ऐसे खाने से थोड़ा दूर रहना चाहिए जो जिसे हम जंक फूड कहते हैं। हमारे खाने में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एडिक्वेट क्वांटिटी में होने चाहिए और इसके साथ साथ उस
फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है वो करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। बिल्कुल। जाते जाते डॉक्टर साहब 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जिससे हमारा मन शांत और संतुलित रह सकता है। देखिए, पहली बात मैं कहूँगा कि मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये हमें बात माननी पड़ेगी और ये जाननी पड़ेगी। दूसरा, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं अपने स्तर पर, तो उसको प्रायोरिटी बनाना बड़ा ज़रूरी है। तीसरा, हर वो एक्टिविटी जो हमें लगता है, जो हमें खुशी देती है, चाहे वो अपने स्तर पर हो, चाहे औरों के साथ मिलकर करने पर हो, उन एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। फोर्थ, ये बात समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स हमारे दिन में आएँगे, उनको डील करना हमें सीखना ही होगा, अदरवाइज़ हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि जब प्रॉब्लम्स उस स्तर पर पहुँच जाएँ, जब आपको लगे कि आप खुद इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ढूँढनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलहारा टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको अपने मन को बेहतर तरीके से समझने और उसे शांत रखने में मदद मिली होगी। याद रखें, जिस तरह हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसी तरह अपने मन का भी ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें और मदद मांगने से बिल्कुल न डरें। अगले एपिसोड में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।